नमस्कार, नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में आज बात पुतिन की उस मिसाइल की जो आवाज से भी दोगुनी रफ्तार से अटैक करती है। पुतिन ने अपनी इस मिसाइल को लॉन्च करके ये बता दिया कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर उनका अगला निशाना हो सकता है। हालांकि पुतिन के मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका से ज्यादा दहशत जापान के अंदर है। पुतिन ने ताबड़तोड़ हमले की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन की एक मिसाइल का खौफ अब यूक्रेन पर नहीं बल्कि एक और दुश्मन पर छाने लगा है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। 5 कैमरों पर पुतिन ने अपनी मिसाइल को लॉन्च होता हुआ दिखाया है। पुतिन बता रहे हैं कि ऐसी ही मिसाइल अब 5 शहरों पर अटैक करेगी। पुतिन ने ये दहशत ना काला सागर में फैलाई है, ना ये दहशत बाल्टिक सागर में दिखाई है। ये है जापान सागर और यहाँ शेर की तरह टहल रहे रूस के जंगी जहाज ने अपनी मिसाइल से पुतिन के कई दुश्मनों को परेशान कर दिया है। रूस ने यहाँ अपनी एक पुरानी लेकिन बहुत ही खतरनाक मिसाइल टेस्ट की। इस क्रूज मिसाइल का नाम है मॉस्किट। टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने 100 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। मॉस्किट एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसमें परमाणु बम भी फिट किया जा सकता है। ये मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है और इसलिए ये मिसाइल बहुत बड़ी खतरा मानी जा रही है। 被害報告は入ってきておりません。で、今回のミサイル発射に関するロシア側の意図につきましては、申し上げることは控えたいと思いますけれども、ロシアのウクライナ侵略が続く中で、我が国周辺を含む極東においても、ロシア軍がその活動を活発化させておりまして、政府としてこうしたロシア軍の動向について引き続き注視をしていきたいというふうに考えております。 जापान और रूस के बीच कुरील द्वीपों को लेकर विवाद रहा है, लेकिन अब दोनों की तकरार में मिसाइल की एंट्री हो चुकी है। अब रूस का ये मिसाइल टेस्ट इतना खास और खतरनाक क्यों बन जाता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि जापान सागर में सिर्फ इसी जहाज के उतरने का मतलब नहीं कि पुतिन यूक्रेन के बाद दूसरा फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। एक और जहाज है जो तैरता नहीं उड़ता है। शी जिनपिंग से मुलाकात के ठीक बाद पुतिन ऐसे जोश में आए कि उन्होंने 21 मार्च को अपना परमाणु बॉम्बर जापान सागर के आसमान में टहलने के लिए भेज दिया। ये रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-95 है जो जापान सागर पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। जापान और रूस के संबंध भी तनाव भरे रहे हैं और अब अमेरिका के लगातार दखल के बाद पुतिन भी प्रशांत महासागर में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। रूस का परमाणु बॉम्बर Tu-95 बहुत खतरनाक जहाज है और इससे जितना नेटो घबराता है उतनी ही दहशत जापान में भी रहती है। पुतिन ने जापान सागर के ऊपर से ऐसे 2 बॉम्बर उड़ाकर अमेरिका और जापान दोनों को एक खतरनाक संदेश देने की कोशिश की है। जब ये बॉम्बर आसमान में थे तब इनको सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे थे। यही तस्वीरें वजह है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत की यात्रा के बाद यूक्रेन का रुख किया। जब एक तरफ शी जिनपिंग रूस में पुतिन से मिले तब दूसरी तरफ यूक्रेन में जापान के प्रधानमंत्री ट्रेन से पहुंचे। यही वजह है कि पुतिन जापान को भी समझाना चाहते हैं कि यूक्रेन से दूर रहें। मुमकिन है कि पुतिन का ऑर्डर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद आया हो, क्योंकि जापान चीन का विरोधी देश माना जाता है जबकि चीन रूस का पक्का दोस्त है। Вообще подписали соглашение о взаимной открытости, то есть о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере. Ну, именно поэтому западные аналитики и говорят, сами западные аналитики, это не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы. पुतिन एशियाई नेटो की बात कर रहे हैं। अब इन बातों को मैप पर समझिए।
ये जापान सागर है। यहाँ पश्चिम में रूस है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, तो पूर्व में जापान है। ये वो देश हैं जिनका आपस में बहुत तनाव है। दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और अब इस इलाके में उत्तर कोरिया की धमकियों के बीच रूस ने भी अपनी परमाणु ताकत दिखानी शुरू कर दी है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में समंदर बहुत गहरा है। यहाँ अधिकतम गहराई करीब 4,500 मीटर है और अब यहाँ रूस के जहाज ऐसी भूमिका में हैं कि वो साफ साफ जापान और अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ रूस के जहाज उसकी पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा है और अब वो जापान को बताना चाहते हैं कि अमेरिका का इस इलाके में जरूरत से ज्यादा दखल जापान के हित में नहीं है। सबसे बड़े डर की बात यह है कि रूस ने उत्तर कोरिया के बाद इस इलाके में अपनी मिसाइल टेस्ट करनी शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया पहले ही जापान को बहुत तनाव दे रहा है। वो जब भी मिसाइल टेस्ट करता है वो मिसाइल जापान के आसपास ही गिरती है और ऐसे में जरा सी गलती एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकती है। 地域及び国際社会の平和と安全、脅かすものであります。でこうした北朝鮮の軍事動向につきましては、我が国の安全保障にとって、従前よりも一層重大、かつ差し迫った脅威であると認識をしておりまして、断じて容認できない。 अभी तक रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी क्रूज मिसाइल दिखाई है। वो कलिब्र मिसाइलें रही हैं। इन्हीं से ज्यादातर अटैक कीव, खार्किव, बखमूत और ओडेसा जैसे शहरों पर होते रहे। लेकिन जापान सागर में पुतिन ने अपना मेनू बदला है। पुतिन यहाँ मॉस्किट मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं जो एंटी शिप रोल में बहुत घातक मिसाइल मानी जाती है। पुतिन बार बार जापान सागर में एक्टिव होकर बता रहे हैं कि इस इलाके में उनको हल्के में ना लिया जाए। एक तरफ उनके शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके Tu-95 जैसे न्यूक्लियर बॉमर 7-7 घंटों की उड़ान भर रहे हैं। ऐसे न्यूक्लियर बॉमर परमाणु बम से भी लैस हो सकते हैं और यही खतरा है जिसकी वजह से बाइडेन और उनके दोस्त फुमियो किशिदा बहुत ज्यादा तनाव में हैं। Tu-95 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8,500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। 1956 में सोवियत संघ की वायुसेना में शामिल हुए इस जहाज से पुतिन बाल्टिक देशों को हमेशा डराते रहते हैं। अब रूस इस जहाज को प्रशांत महासागर में अमेरिका के सैन्य अड्डों के आसपास उड़ाकर पुतिन वाले स्टाइल में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यूक्रेन के साथ साथ अगर जापान सागर युद्ध का फ्रंट बना तो उसमें सिर्फ जापान और रूस की टक्कर नहीं होगी बल्कि कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर यूक्रेन को यूरोप से नए फाइटर जेट मिले तो पुतिन बड़ा